नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल जनरल नॉलेज का प्रश्न पत्र 11। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब जल्द ही इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपका प्रैक्टिस जो है वो बेहतरीन हो सके, इसके लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं दोस्तों। और इसमें हम उन तमाम प्रश्नों को लेकर आए हैं जो डायरेक्ट आपके परीक्षा में पूछा गया है या फिर पूछे जाने की पूरी संभावना है दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के समय दिया था? बताइए दोस्तों, क्या होगा आपका जवाब? जी हाँ दोस्तों, ये जो मंत्र था यानी कि करो या मरो का, ये जो नारा दिया था महात्मा गांधी ने, वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। जी हाँ दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यह कब हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था दोस्तों, वह 1942 ईस्वी में हुआ था। और इसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, यानी कि उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि भाई अब अंग्रेज़ों को किसी भी स्थिति में बाहर देश के निकालना ही है, और इसके लिए आपको चाहे करना पड़े या फिर मरना पड़े, यह आपकी है, आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं इसके साथ। अच्छा दोस्तों, हम देखते हैं कि ये जो आंदोलन है वो कब कब हुए हैं। यहाँ पे असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये हुआ था 1930 में। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की यदि हम बात करें तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1940 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे संगठन दिए हुए हैं विभिन्न प्रकार के, यानी कि सामाजिक संगठन, सामाजिक और धार्मिक संगठन दिए गए हैं, और बगल में उसके स्थापना वर्ष बताया गया है। बताया कि इसमें से गलत कौन सा है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, यदि हम आर्य समाज की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1875 ईस्वी में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। यदि हम बात करें रामकृष्ण मिशन की तो ये जो है दोस्तों 1892, ये वाला गलत हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इसका जो उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो कब हुई थी? ये जो स्थापना हुई थी वह दोस्तों हुई थी 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में, ना कि 92 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुआ था, और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। ये भी सही है दोस्तों, लेकिन रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो हुई थी वो 1892 में न होकर 1897 ईस्वी में हुई थी। यदि हम इसके संस्थापक की बात करें तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं रामकृष्ण मिशन जो है, ये किसके द्वारा लागू किया गया था, ये किस द्वारा स्थापित किया गया था? ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। जी हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आर्य समाज की बात कर रहे हैं जो कि 1875 ईस्वी में ये इसकी स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना जो किसने की थी? ये की थी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज की बात करें तो 1867 ईस्वी में इसे बनाया गया था, और किसके द्वारा बनाया गया था? आत्माराम पांडुरंग दोस्तों, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। यदि हम थियोसोफिकल सोसाइटी की बात करें तो 1875 ईस्वी में ये इसकी स्थापना हुई थी। और कौन किया था? इसमें दो लोग शामिल थे, एक तो हेलिना, जी हाँ दोस्तों, एक तो शामिल थे हेलिना ब्लावाटस्की, और दूसरा हो गए कर्नल हेनरी स्टील आलकाट। जी हाँ दोस्तों, कर्नल हेनरी स्टील का आलकाट और हेलेना ब्लावास्की इसकी स्थापना, यानी कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं कि मुगल कालीन अकबर के शासन में भी नवरत्न पाए जाते थे, वैसे ही गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे आपको बताना है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में नवरत्न यहाँ पे इनके शासन में, यानी कि इनके दरबार में नवरत्न थे। और वो नवरत्न क्या थे? यानी कि वह अलग अलग विषयों के बहुत ही बेहतरीन ज्ञाता थे दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि इनके शासन काल के समय इनके जो नवरत्न थे उनके क्या क्या नाम थे? उसमें तो एक था कालिदास का नाम हो गया, अमर सिंह हो गए,
और धन्वंतरी हो गए, शंकु हो गए, और वारामिहिर, अपानक और घटकर पारा, और साथ में ही वररुचि और बेताल भट्ट, ये सभी के सभी जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में इनके दरबार में नवरत्न के रूप में मौजूद थे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। जहाँ दोस्तों प्रश्न है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है। जहाँ दोस्तों महात्मा बुद्ध के विभिन्न जीवन की विभिन्न घटनाओं को बौद्ध ग्रंथों में अलग अलग नाम दिया गया है। तो इसमें पूछ रहा है कि गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, इसका आपको जवाब देना होगा। जहाँ दोस्तों उसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण महात्मा बुद्ध के गृह त्याग यानी कि जब वो घर छोड़ के चले जाते हैं तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है दोस्तों। महापरिनिर्वाण की बात की जाए तो मृत्यु, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उस घटना को महापरिनिर्वाण के साथ जोड़कर देखा जाता है दोस्तों। धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन जो पहला यानी कि धर्मोपदेश उनका था, यानी कि सारनाथ में, यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला जो उनका धर्मोपदेश था वो सारनाथ में दिया गया था। और इस घटना को किस नाम से जानते हैं, इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा सी यानी कि अशोक ने। क्या हो जाएगा दोस्तों जवाब, अशोक यानी कि सी। सांची के स्तूप का जो निर्माण था वो अशोक ने कराया था। और सांची का स्तूप कहाँ स्थित है दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के एक रायसेन जिले में, यानी कि रायसेन जिला है मध्य प्रदेश का, उसी रायसेन जिले में यह स्तूप अशोक द्वारा बनवाया गया था, वहीं पे यह स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सहतारा यानी कि सितारा का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी कि अमीर खुसरो को। जो सितारा एक संगीत निकालने वाला एक यंत्र होता है, संगीत उस पर बजाया जाता है। तो पूछ रहा है कि उसका जनक यानी उसको बनाने वाला कौन था, तो अमीर खुसरो जो था ये सितार का इसने निर्माण किया था। और मुगल साम्राज्य में से इसका संबंध है, मुगल साम्राज्य का इससे संबंध है। और 18वीं शताब्दी की बात करें तो 18वीं शताब्दी में इसने सितार का आविष्कार किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक में सुमेलित नहीं है। यहाँ पे दर्रे दिए हुए हैं और उसकी अवस्थिति यानी कि उसकी स्थिति यानी कि किस शहर में या फिर किस राज्य में स्थित है आपको बताना होगा। तो इसमें से कौन सा जवाब हो जाएगा दोस्तों गलत। यदि हम जोजिला की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। बाराला चाला की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही है दोस्तों। लिपुलेख की बात करें तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों, ये भी उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों, ये भी सही है। और लेकिन बोमडिला की बात करें तो बोमडिला जो है वह सिक्किम में मौजूद नहीं है दोस्तों। बोमडिला जो है वो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ना कि सिक्किम में। अच्छा दोस्तों, यदि हम बात करें बोमडिला दर्रे की तो ये किसको किसको जोड़ता है। बोमडिला दर्रा जो है दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। जोजिला की बात करें जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये किसको जोड़ता है, यह लेह को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है। बाराला चाला की बात करें तो बाराला चाला जो है वो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के लाहौर को लद्दाख के लेह से जोड़ने का कार्य करता है। लिपुलेख की बात करें तो ये लिपुलेख उत्तराखंड में स्थित है और ये जो है भारत के कुमायूं को तिब्बत के बालाकोट से जोड़ने का कार्य करता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है, कहाँ पे होती है, आपको जवाब देना होगा दोस्तों। दोस्तों उसका जवाब हो जाएगा कोरोमंडल यानी कि सी। अक्टूबर और नवंबर के माह में भारी वर्षा का सामना करना पड़ता है कोरोमंडल तट को। अगला प्रश्न दोस्तों कि संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग है। बताइए दोस्तों क्या होगा जवाब आपका। जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब हो जाएगा बी यानी कि उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग। उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग जो है वह संसार का सबसे व्यस्ततम मार्ग है। यहाँ पे
व्यापार धड़ल्ले से होता है, यानी कि विभिन्न जो व्यापारिक नावें होती हैं, बड़ी बड़ी जो जहाज़ें होती हैं, वो सभी उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग से होकर गुजरती हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश हैं, बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, का जवाब हो जाएगा चीन और भारत। चीन और भारत के सीमा रेखा का जो नाम है दोस्तों क्या है, वो मैकमोहन है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जो रेखा डिवाइड करती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग डूरंड रेखा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, डूरंड रेखा कहते हैं। बांग्लादेश और भारत की बात करें तो ये भी रेड क्लिफ इसका नाम है। और पाकिस्तान और भारत की बात करें तो इसके सीमा रेखा का भी जो नाम है वो क्या है, रेड क्लिफ ही है। यानी कि बांग्लादेश और भारत और पाकिस्तान और भारत के जो सीमा है, इस सीमा का क्या नाम है, वो रेड क्लिफ है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग का नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा NH7। NH7 जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। लेकिन आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय इसका जो नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, NH44 कर दिया गया दोस्तों। इस राष्ट्रीय राजमार्ग का जो नाम है बदल कर पहले जो 7 था वो उसे 44 कर दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं कहलाती हैं, बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में क्या होता है, इसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और मूल्य गिरने के कारण जो सामान है वो महंगा हो जाता है। तो किसी भी चीज़ का मूल्य अगर गिर जाएगा, यानी कि मान लीजिए 10 रुपये का नोट है लेकिन वो उसका मूल्य इस प्रकार से गिर गया कि भले वो 10 रुपये का नोट है लेकिन वो उसका वो महत्व नहीं रह गया पहले जैसा, तो क्या होगा, जो सामान होगा वो महंगा हो जाएगा उसी हिसाब से। इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को हम लोग दोस्तों कहते हैं मुद्रास्फीति कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब हो जाएगा वर्ष 1966 और 67 ईस्वी में। 1966 और 67 ईस्वी था जिसमें भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति के जनक की यदि हम बात करें भारत में, यानी कि यदि हम भारत के हरित क्रांति के जनक के बारे में यदि हम बात करें तो कौन था, उनका नाम था MS स्वामीनाथन। जी हाँ दोस्तों, MS स्वामीनाथन जी थे। लेकिन यदि हम सामान्य रूप से पूछें कि हरित क्रांति के जनक कौन थे या फिर विश्व स्तर पे हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो उनका जो नाम है दोस्तों वो हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। लेकिन यदि भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो हो जाएगा MS स्वामीनाथन। ये काफ़ी प्रसिद्ध दोस्तों प्रश्न है और बहुत सारी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, बताइए दोस्तों क्या होगा जवाब। जो है दोस्तों, उसका जो जवाब हो जाएगा C, यानी कि तृतीय श्रेणी। तृतीय श्रेणी मुख्य रूप से सेवा श्रेणी होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं और उसके बदले पैसे वसूल हो जाते हैं उनसे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है, बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब हो जाएगा लोकसभा। जी हाँ दोस्तों, सरकार जो होती है या फिर आप कह सकते हैं जो मंत्रिपरिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जो सांसद जो होते हैं वो डायरेक्ट जो है वो लोगों द्वारा चुन के जाते हैं, इसलिए सरकार जो होती है वह इसी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि कोई सवाल पूछता है तो उसे जवाब देना पड़ता है। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है, बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, उसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 368। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया की बात की गई है अनुच्छेद 368 में।
365 की यदि हम बात करें तो क्या है, 365 में इसमें बात की गई है कि यदि राज्य सरकार संघ द्वारा दिए गए किसी निर्देश का पालन करने में विफल रहता है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लाया जा सकता है। यानी कि यदि केंद्र सरकार की कोई मंशा है, यदि वह पूर्ण नहीं कर पाता है या फिर अशांति फैल जाती है किसी राज्य में, वह चलने लायक नहीं रह जाती है, तो अनुच्छेद 365 के तहत वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है दोस्तों। अनुच्छेद 366 की बात करें तो इसमें विभिन्न शब्दों को परिभाषित किया गया है, विभिन्न संवैधानिक जो शब्द हैं उन्हें परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। 367 की यदि हम बात करें तो इसमें संविधान की व्याख्या के लिए दिशा निर्देश प्रदान किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिया हुआ है, इसका जो विस्तार है वह अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसी लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, उसका जो जवाब हो जाएगा वो महान्यायवादी हो जाएगा। महान्यायवादी जो होता है वो मुख्य रूप से भारत सरकार का एक विधि अधिकारी होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रकार का एडवोकेट होता है, जो भारत सरकार के खिलाफ जो भी मुकदमे दायर होते हैं उसकी सुनवाई करता है, या फिर जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी लीगल प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, तो उन्हें बताने का जो कार्य है वो महान्यायवादी द्वारा किया जाता है। ये लोकसभा के कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन यदि वोट देने की बात आती है, किसी फैसले पे की अगर बात आती है तो वो इसे अधिकार नहीं दिया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी दोस्तों, उसका जवाब हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद की जो आत्मकथा थी उसका जो नाम था दोस्तों वो गोल था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि 4 प्रकार का रक्त का उत्तक होता है। एक तो पेशी उत्तक होता है, संयोजी उत्तक, उपकला और तंत्रिका। तो जो रक्त होता है दोस्तों, रक्त किस प्रकार का उत्तक होता है? ये संयोजी उत्तक होता है, क्योंकि ये संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होता है और सभी संपूर्ण शरीर को एक साथ जोड़े रखता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। यहाँ दोस्तों उसका जवाब हो जाएगा 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। यदि इसकी आवृत्ति इतनी है किसी ध्वनि की तो वहाँ पे हम उस आवाज़ को सुन सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन पौधा घर प्रभाव यानी कि हरित गृह पर सबसे ज़्यादा असर डालता है? कौन सा गैस जो है दोस्तों हरित गृह यानी कि ग्रीन हाउस गैस पे सबसे अधिक प्रभाव डालता है? तो बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। जी यानी कि दोस्तों सी नंबर इसका सही हो जाएगा दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे अधिक प्रभावित करता है हरित गृह को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि धूम या फिर कुहरा, धूम कुहरा में मौजूद आंखों में जलन पैदा करने वाले एक शक्तिशाली द्रव है। दोस्तों जो धूम कोहरा होता है कई बार पर्यावरण प्रदूषण के कारण उसमें कौन सा गैस मौजूद होता है जो कि हमें जलन पैदा करता है आंखों में? तो बताएं दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब हो जाएगा बी यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की मौजूदगी कारण धूम कोहरा में हमारी आंखों में जलन उत्पन्न हो जाता है यदि हम उससे होकर गुजरते हैं तो। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा बी यानी कि बुक्सा जो है वो बिजनौर में पाए जाते हैं और सभी बाकी गलत हैं दोस्तों। भोटिया जनजाति की बात करें तो भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है आपको पता है दोस्तों? ये पाया जाता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में पाया जाता है और उत्तराखंड में पाया जाता है और एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का जो कि पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ में भोटिया जनजाति पाई जाती है। बैगा की बात करें तो ये गोरखपुर में नहीं बल्कि बैगा जो है वह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं दोस्तों बैगा जनजाति। और थारू जनजाति जो है वो बांदा में न पाया जाकर ये कहाँ पाया जाता है? ये नेपाल और भारत के तराई क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है दोस्तों।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा चित्रकूट में। चित्रकूट में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है दोस्तों, और इसका जो नाम है वो है जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय 2001। जी हाँ दोस्तों, 2001 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? बताइए दोस्तों क्या होगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा आगरा में। आगरा में स्थित है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चित्रकला की लखनऊ शैली का विकास किसने किया था? बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा वह असित कुमार हलदार। असित कुमार हलदार जो हैं वो उत्तर प्रदेश में चित्रकला की लखनऊ शैली के विकास का जनक माना जाता है इन्हें। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कार्तिक एक लोक नृत्य है। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब, यानी कि कार्तिक कहाँ का लोक नृत्य है ये आपको बताना होगा। जो दोस्तों का जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बुंदेलखंड। कार्तिक जो है वो कहाँ का नृत्य है, वह बुंदेलखंड का लोक नृत्य है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली थी। जी हाँ दोस्तों, चित्रकला जो देखा जाए तो मध्यकाल में मुगल शासन काल में सबसे अपने चरमोत्कर्ष पे था। तो मुगल शैली में जो था वह प्रमुख चित्रकला शैली थी, मौजूद थी उत्तर प्रदेश में मध्यकाल के दौरान। अगला प्रश्न दोस्तों कि थाने का भार साधक अधिकारी होता है। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा उप निरीक्षक। उप निरीक्षक जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो किसी थाने का भार साधक अधिकारी होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि पुलिस लोक सड़क इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगा किस धारा में बताया गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका जो जवाब हो जाएगा धारा 33। धारा 33 में पुलिस लोक सड़क इत्यादि की व्यवस्था बनाए रखेगा, इसकी व्यवस्था की गई दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि पुलिस यानी कि उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के प्रवृत्त होने की तिथि थी, ये कब से लागू हुआ था दोस्तों। उत्तर प्रदेश जो में पुलिस जो संशोधन अधिनियम लागू किया गया था, जी दोस्तों, ये जो लागू किया गया था मुख्य रूप से 10 अगस्त 2001 से इसे लागू किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य का प्रावधान है। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी दोस्तों, उसका जवाब हो जाएगा सी, यानी कि धारा 23। धारा 23 में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य का प्रावधान किया गया है दोस्तों। यदि हम धारा 21 की बात करें तो उसमें ग्राम पुलिस अधिकारी के बारे में बात किया गया है। धारा 22 में जो है वो पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्य रूढ़ होंगे और जिले के किसी भी भाग में नियोजित किए जा सकेंगे, इसके बारे में बताया गया है। यानी कि पुलिस वाले को कहीं भी ड्यूटी के लिए भेजा जा सकता है और वो इसके लिए मना नहीं कर सकते हैं। धारा 24 की यदि हम बात करें तो धारा 24 में है पुलिस अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को इल्तला कर सकेगा, यानी कि यदि किसी प्रकार की घटना होती है तो वह जिला मजिस्ट्रेट के सामने अपनी जाकर बात कर सकता है और उसके संबंध में वारंट भी जारी करवा सकता है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर कहते हैं। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जो दोस्तों उसका नाम होता है मेल बॉक्स। मेल बॉक्स में जो होता है दोस्तों वहाँ पे आपके जो ईमेल आते हैं वो पड़े रहते हैं। अटैचमेंट की यदि बात करें, अटैचमेंट जो एक शब्द है इसका मतलब होता है कि ईमेल के साथ भेजी जाने वाली कोई फाइल, जैसे कि कोई इमेज हो गया, वीडियो हो गया, फिर दस्तावेज हो गया। यानी कि जब आप ईमेल भेजते हैं तो ईमेल सामान्य रूप से आप टाइप करके भेजते हैं, लेकिन कई बार आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजना पड़ता है, जैसे कोई वीडियो, इमेज या फिर PDF फाइल हो गया। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो अटैचमेंट कही जाती हैं। हाइपरलिंक जो है मुख्य रूप से क्या होता है दोस्तों, हाइपरलिंक वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www पर दो पेजों के बीच का लिंक है जो एक दूसरे से कनेक्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, IP एड्रेस जो होता है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो IP एड्रेस जो होता है क्या होता है दोस्तों, ये इंटरनेट का उपयोग करने वाले डिवाइसों को प्रदान किए जाते हैं और ये एक प्रकार का ऐसा लेबल होता है जो कि बिल्कुल अलग होता है, यानी कि एक दूसरे से मैच नहीं करता है और जो भी इंटरनेट का उपयोग करते हैं उन सभी डिवाइसों में IP एड्रेस लिखा होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, पारिस्थितिकी अनुक्रमण की बात करें तो इसका जो सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था वो होल्ट ने किया था, होल्ट के द्वारा किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत GST परिषद का गठन किया गया था। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा
ए यानी कि अनुच्छेद 279 के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मिस्र की राजधानी व मुद्रा का नाम बताइए दोस्तों, क्या होगा आपका जवाब। जी दोस्तों, का जवाब हो जाएगा काहिरा। मिस्र की राजधानी का नाम काहिरा है और वहाँ का जो मुद्रा का नाम है वो क्या है, वो पाउंड है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है, बताइए दोस्तों क्या होगा आपका जवाब। जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब हो जाएगा सॉफ्टवेयर की नकल कॉपी तैयार करना। सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब दोस्तों होता है कि जो ओरिजिनल कंपनी होती है उसी के तर्ज पर एक नकली सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है और उसे ग्राहकों को बेचने का कार्य किया जाता है बहुत सस्ते दामों पे। तो इससे होता ही है दोस्तों कि जो कंपनी यानी कि जो जेन्युइन कंपनी है उसे इसका बहुत ज़्यादा घाटा होता है दोस्तों, और इसमें सुरक्षा की भी बहुत अधिक कमी होती है, यानी कि कोई भी सेंध लगा सकता है आपकी सुरक्षा में। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो हम समाप्त करते हैं। यह अंतिम प्रश्न था। आशा करता हूं कि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को जो है वो शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो के बारे में जानकारी हो सके और वो भी अपनी तैयारी माकूल कर सकें दोस्तों। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं दोस्तों।